नमस्कार बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला सेशन शुरू करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि ई सेल या ई नोड सेल कैसे ड्राइव करते हैं। ई सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे, और कैथोड मैंने बताया था जहां पर रिडक्शन टेक प्लेस होती है, और एनोड जहां पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है। परंतु हमें यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड में दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे? अगर हमें कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो बाई चांस, तो उसे माइनस का साइन लगाकर हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे। तो अब मेजरमेंट, अब बात करते हैं। चलो ये सीख लिया हमने कि मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, परंतु भी मेजरमेंट का तो क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि मेजर कैसे करें उसको। मेजरमेंट का क्राइटेरिया तो होना चाहिए कम से कम। तो मैं एक बात करूंगा कि जैसे कि हम ये सेल ड्रॉ करते हैं, ये सेल ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है? एनोड। ये क्या होता है? कैथोड। और इसकी वोल्टेज जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स की बात करूं तो 1.1 आती है। तो ये 1.1 आती कैसे है? ये 1.1 कैसे निर्धारित की हमने? भाई इसका कोई ना कोई कारण होगा कि ये 1.1 आती है। तो क्यों आती है? पहली बात तो ये 1.1 आती है तो इन दोनों के बीच में हम वोल्टमीटर लगाते हैं, मतलब दोनों का सम है। भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन से ये 1.1 आई है, अकेली तो नहीं बोला ना मैंने, दोनों के बीच में वोल्टमीटर लगाया है। अगर मैं वोल्टमीटर किसी एक के ऊपर अप्लाई करूं और फिर बोलूं कि 1.1 आ गई, तो फिर बोल सकता हूं कि मैं वोल्टेज 1.1 एनोड की आ गई या कैथोड की आ गई। परंतु हम क्या करते हैं, हम जो वोल्टेज निकालते हैं या ई नोड सेल निकालते हैं या ई सेल निकालते हैं, वो पूरे के पूरे सेल की बताते हैं कि इस सेल की वोल्टेज इतनी है। तो मैं क्या कह सकता हूं इससे मैं कह सकता हूं इससे मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहता हूं कि तो हम ई नोड सेल निकाल रहे हैं, ये ई सेल निकाल रहे हैं। जो ई सेल निकाल रहे हैं वो हम हाफ सेल की नहीं निकाल सकते, बल्कि फुल सेल की निकालते हैं। हाफ सेल को समझने के लिए मैं दोबारा बताता हूं। जो एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है। तो मतलब एक एनोडिक कंपार्टमेंट को आप कंसीडर करो ओनली, तो उसको बोल सकते हो कि वो एक हाफ सेल है। और पूरा कंप्लीट फुल सेल की बात करूं तो एनोडिक प्लस कैथोडिक, ठीक है। तो हम हाफ सेल की, कोई भी एक हाफ सेल की, इंडिविजुअल हाफ सेल की हम ई सेल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ई सेल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बल्कि हम दोनों एनोड और कैथोड के बीच जो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे जो ई सेल या वोल्टेज मिलती है उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक वायर ले लिया मैंने, तो अगर इस एंड को मैं वोल्टमीटर से जोड़ देता हूं और इस एंड को वोल्टमीटर से जोड़ देता हूं, तो मैं इस वायर में करंट निकालना हो मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो मेरे को, तो मैं निकाल सकता हूं। इट्स ओके और नॉट? मतलब जो यहां पर मैंने लिया है वायर है, उसकी मेरे को वोल्टेज निकालनी है। तो सर्किट मेरे को क्या चाहिए? कंप्लीट। अगर मैं हाफ सेल की बात करता हूं केवल, तो यहां पर मैं अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा या ई सेल निकालूंगा, तो सर्किट कंप्लीट कहां होगा? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम मेरे को एक और कंपार्टमेंट भी चाहिए, और उसके अंदर मेरे को सोल्ट ब्रिज भी चाहिए। समझे आप? इसके साथ साथ मेरे को सोल्ट ब्रिज भी चाहिए। तो मेजरमेंट की बात करूं मैं, तो मेजरमेंट की बात करूं तो मेरे को ई सेल निकालना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मेरे को पूरा सेल चाहिए। अकेले हाफ सेल की मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं आपको। अगर मैं यहां पर एक मैंने सेल ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी आपको।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ओके, अब बात करूं मैं, चलो मैंने यहां पर एक टिप, तो वोल्टमीटर आपने देखा है कि नहीं देखा, या फिर आप देख सकते हैं अपनी बुक में देख सकते हैं, या गूगल क्रोम के ऊपर सर्च कर लेना, उस पर आपको वोल्टमीटर मिल जाएगा। उसको एक मतलब टिप, मेटल की टिप होती है उसके, जो वोल्टमीटर बीच में होता है, और दूसरी टिप मतलब लगानी पड़ेगी हमें यहां पर। तो अब बताओ मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रोड एंड सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पर एक मेटल टिप इस इलेक्ट्रोड के साथ मैंने कनेक्ट कर दी और दूसरी सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो आप मेरे को बताओ कि सॉल्यूशन में जो ये वायर की टिप है, टिप छोड़ो, वायर है, वायर भी एक मेटल है, जो सॉल्यूशन के साथ टच करूंगा मैं, तो क्या होगा, उस वायर की जो मेटल प्रेजेंट है और सॉल्यूशन के बीच में एक अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। समझे आप? अरे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये मेटल रोड इस सॉल्यूशन के साथ है, इस सॉल्यूशन के साथ डेवलप कर रही है, और दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये जो वायर है वो भी मेटल का है, वो भी क्या है, मेटल का है, तो सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब हमें ये जो मैंने सेटअप लगाया है वोल्टमीटर का, ये हमें गलत रीडिंग देता है। क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस तो इस मेटल रोड के बीच में, सॉल्यूशन के बीच में होगी, और दूसरा इस वायर, जो वायर खुद मेटल का है, उसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में हो गया, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गलत हो गया कि नहीं हो गया। समझे आप? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गलत हो गया कि नहीं हुआ। वेट, एक मिनट रुको बच्चों। तो अब इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए, या फिर इस चीज की मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस चीज को सोल्व करने के लिए हमें कोई चीज की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। रेफरेंस जो आपने 11वीं क्लास में रेफरेंस फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं अब बात करूं आपके सामने, अगर मेरे को बताओ कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे लगभग मेरी हाइट के बराबर है, आप अपनी हाइट बता दो। परंतु ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं कि जमीन से पूछ रहा हूं या इस बोर्ड के यहां से मैं हाइट पूछ रहा हूं, मतलब मेरे को रेफरेंस तो देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि जमीन से इतनी हाइट कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि आपके हाइट जितनी है। अगर मैं बोलूं यहां से इतनी हाइट पूछूं, तो अलग क्वेश्चन हो गया ना। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस चाहिए ना कोई चीज, मतलब इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत है। तो ऐसा रेफरेंस की जरूरत है। इस रेफरेंस को समझने के लिए, इस रेफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। इस रेफरेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो मैं टेस्टर ले लें। ठीक है, अब रेफरेंस की मैं बात करता हूं, तो देखो मेरे को ई सेल निकालना है। ई सेल निकालना है, क्या होता है, E1 बोले तो ई कैथोड, ई कैथोड को मैंने E1 यहां पे लिख दिया, माइनस E2 बोले तो ई एनोड। अगर मैं एनोड को 0 मान लूं, एनोड को 0 मान लूं, तो ई सेल कितना हो गया, E1। मतलब जो दूसरा मैंने रोड लिया था कॉपर का, समझने के लिए बता रहा हूं, मानते नहीं है बल्कि समझने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं कॉपर की रोड जो मैंने ली थी, उसका ई सेल का कंट्रीब्यूशन मैं 0 मान लूं, तो ई सेल टोटल कितनी आ जाएगी हमारी, 1.1 वोल्ट।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनोडिक कंपार्टमेंट है वो सारी की सारी वोल्टेज एनोडिक कंपार्टमेंट ही दे रहा है। तो कोई ना कोई रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ये तो नहीं बोल सकते ना कि आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, क्योंकि तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी मैंने बताया कि मतलब एक सिंगल या हाफ सेल का हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कम से कम 2 सेल चाहिए, कैथोडिक डिपार्टमेंट और एनोडिक डिपार्टमेंट। तो दोनों चाहिए तो पता तो नहीं चलेगा हमें, अगर मेजर भी कर लेते हैं हम वोल्टमीटर लगाकर कि कौन से का मतलब कौन सा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मान के चलो हमें 2 वोल्ट मिल गया, अब ये थोड़ी ना पता आयरन हमें 1 दे रहा है और दूसरा जो एजी सिल्वर लिया वो 1 दे रहा है, क्या पता ये 0.5 दे रहा हो, ये 1.5 दे रहा हो। तो इस चीज का तो पता नहीं चलेगा हमें। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूं? इस चीज का तो पता नहीं चलेगा। चलो ये हो सकता है कि कंप्लीट सेल का हम पता कर सकते हैं कि 1 वोल्ट आ गया, 1.2 वोल्ट आ गया, परंतु हाफ सेल का एनोडिक डिपार्टमेंट में जो आयरन की रोड पड़ी है और कॉपर डिपार्टमेंट में जो आयरन या कॉपर की रोड पड़ी है, उनका तो नहीं बता सकता कि आयरन का पोटेंशियल इतना होगा और कॉपर का पोटेंशियल कितना होगा। परंतु आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, उसमें सबके अलग अलग लिखी हुई है, तो वो निकाले गए हैं किसी चीज को रेफरेंस मानकर, और वो रेफरेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से देखना कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे कैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेफरेंस हम किस चीज को लेते हैं। रेफरेंस किस चीज को लेते हैं? तो रेफरेंस की बात कर रहा था ना, वो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं और उसका हमें ई नोड सेल क्या करते हैं, 0 वोल्ट मानकर चलते हैं। क्यों? अगर इसका 0 नहीं मानेंगे, अगर मैं जस्ट वेट ये सेल बना दिया मैंने, ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी स्ट्रक्चर हम अच्छी से दोबारा पढ़ेंगे, एक बार समझ लो। ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, यहां पे वोल्ट आ गया, वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने। ठीक है, अगर इसकी 1.1 आ जाती है, चलो कोई भी एक्स मेटल है 1.1 आ जाती है, तो हम इसकी 0 कंसिडर कर लेते हैं और पूरी का पूरा क्रेडिट दे देते हैं x इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन को ही 0 क्यों माना? जो आईयूपैक एजेंसी है ना, आईयूपैक एजेंसी, उसने माना है। इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। क्यों? और चीजों को समझने के लिए, या फिर और मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसको 0 माना गया है। पेपर में जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 क्यों माना गया है? इसका कोई रीजन नहीं होता। इसका आंसर है कि ये आईयूपैक द्वारा डिसाइड किया गया है। ओके, तो अब देखो आप, अब आप इसको समझो। यहां पर मैंने जिंक रोड ले ली, ठीक है, यहां पर मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, जो मैं बात कर रहा था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम आप देख लेना बुक में कैसे है। ठीक है, यहां से मैंने हाइड्रोजन गैस डाल दी, ठीक है, और यहां पर 1 मोलर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है, यहां पे जिंक रोड है और ये इसके अंदर ZnSO4 है, और यहां पर ये सोल्ट ब्रिज मैंने लगा दिया और इसको मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जो मैं तब का बोल रहा हूं ना रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मैंने 0 मान लिया। मान के चला हूं मैं, जो ये जितनी भी रीडिंग देता है, ये x देता है, y देता है, 1.1 देता है, 1.3 देता है, 1.6 देता है, तो सारी की सारी वैल्यू ये जो वोल्ट मीटर देगा इसकी मान लूंगा मैं। समझ गया? इसका क्यों 0 माना ये भी मैंने आपको बता दिया।
अगर एक मिनट सुनो आप मेरी, अगर ये मेरे को वोल्टेज देता है 0.35, अगर मेरे को ये वोल्टेज देता है 0.35, तो मतलब ये सेल, पूरा सेल मेरे को 0.35 वोल्टेज देता है, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है, होता है, पता है आपको, ठीक है। ये मेरे को सेल दे दिया मेरे को इसने 0.35 -0.35, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। अगर मेरे को यही 0.35 मेरे को ऐसे लिख के दे देता, ये ZN2 पॉजिटिव जिंक, इसका मतलब क्या हो जाता कि ये मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया मैंने, मेरे को इसने 0.35, इज इट ओके और नॉट, समझ रहे हो आप। अगर मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दे देता है 0.035, तो और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। तो मैंने आपको बताया था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड आप करते हो तो किसी को कैथोड मानना पड़ता है और किसी को एनोड मानना पड़ता है। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो वो कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो अब बात करूं मैं, अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो इसको मैं कैथोड मान लूंगा और इसको एनोड मान लूंगा, ठीक है। ये ओनली समझाने के लिए बता रहा हूं, वैलिड डाटा नहीं है ये, ठीक है। तो ई कैथोड इसका कितना है 0.35 और इसका 0 मान के चले थे हम, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0, तो ई सेल कितना आ गया 0.35 वोल्ट। तो मतलब इससे हमने जिंक का, केवल इस हाफ सेल का जिंक का निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ रहे हो आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल लेने की और कोशिश करते हैं। कहाँ गया, अब देखो, अगर मैं ई नोट सेल देखता हूं मैं, जिंक 2 पॉजिटिव में दिया हुआ है 0.76, इट्स ए वैलिड डाटा। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा हूं ना, उसमें ऐसे कैसा मिलेगा आपको, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में, मैंने केवल हाफ सेल बता दिया जिंक का केवल, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये होगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जिसका 0 वोल्ट होता है, समझ गए आप। ये कोई जरूरी नहीं है हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके चले, हाइड्रोजन का ही 0 मान के चले, किसी का भी 0 मान सकते हैं हम, परंतु आईयूपैक ने हाइड्रोजन को 0 मान के दे रखा है, तो हमें जो एनसीईआरटी भी दिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। पर समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जिंक का यहां पर है तो हाइड्रोजन इसका नीचे कहीं 0 होगा, मानते हो आप, कहीं 0 होगा इसके नीचे, होगा कि नहीं होगा, समझ गए आप। इट्स ए माइनस, सॉरी इट्स ए माइनस, ठीक है। ये 0 SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी फुल फॉर्म SHE, और ये हो गया -0.76 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं, 0 मान के चल रहा हूं, तो जिंक की कितनी वैल्यू आ रही है -0.76 वोल्ट। इट्स एक्चुअल डाटा, दोबारा बता रहा हूं ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है। अगर मैं जिंक को स्टैंडर्ड मान लूं, अगर मैं जिंक को स्टैंडर्ड मान सकता हूं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, मान सकता हूं मैं, तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.76,
क्यों इसको 0 मानता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -0.76 वोल्ट। अगर इसको 0 मान लिया जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 0.76 वोल्ट। ये फंडा समझ गए क्या आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं, हाफ सेल का क्यों नहीं मेजर कर सकते, पूरे सेल का कैसे मेजर करते हैं। अगर हाफ सेल का हमें मेजर करना हो तो किसी को हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मतलब 0 लेके चलना पड़ेगा। समझ गए? ये बात आप समझे कि नहीं समझे? अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता सकते हो। अरे कमेंट करके बता दो यार, वो टॉपिक दोबारा करवा दूंगा आपको मैं। अरे कम से कम जो ये समय चल रहा है इसमें हम मतलब क्लास या स्कूल में तो नहीं आ सकते, तो एक आधा टॉपिक अपना कवर हो। भी कोशिश तो यही है कि एक आधा टॉपिक अपना कवर हो जाए, तो उसको जब हम क्लास शुरू करेंगे तो उसको बाद में छेड़ लेंगे, आखिर में दोबारा पढ़ लेंगे। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक मेरे को बताओ, मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर वो प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी। आप मेरे को कमेंट करके कम से कम बताओ तो सही कहां प्रॉब्लम आ रही है। आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो मेरी भी एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे आपको और अच्छा पढ़ाऊंगा। तो कम से कम कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे मेरी भी एनर्जी इंक्रीज हो और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊं। समझ रहे हो आप? तो थैंक यू, जल्दी हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।